अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए, वो सारे टेस्ट हमने डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि एक तो आप अपने आंसर्स की जस्टिफिकेशन हासिल कर सकें और दूसरा वो तमाम कैंडिडेट्स जिनके अभी पेपर होने हैं वो यहाँ से आइडिया ले सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो ये पेपर की जो डिस्कशन है ये डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प कर रही होगी। अब मैक्सिमम डिवीजन्स में पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन अगर किसी डिवीजन के पेपर रहते हैं तो वो कैंडिडेट अभी भी हमसे डाटा ले सकते हैं, जहां से पेपर्स की तैयारी करना आसान हो जाएगी और जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। यहाँ पर आज के इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे, ये सर्टिफाइड टीचर का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है जो 1 जून 2025 को कंडक्ट हुआ है पेशावर और मालाकंड डिवीजन के लिए। पेपर हम 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे क्योंकि 100 एमसीक्यूज हैं, तो ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज एक ही हिस्से में हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज दूसरे हिस्से में डिस्कस हो जाएंगे। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेडागोजी के पोर्शन से। पेडागोजी से क्वेश्चंस तमाम के तमाम टेस्ट में आए हैं। जब भी कोई टीचिंग की जॉब्स आएंगी उसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस लाजमी तौर पर होंगे। तो पहला क्वेश्चन पेडागोजी का है कि विच साइकोलॉजिस्ट इज क्रेडिटेड विद आइडेंटिफाइंग वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स विच आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल माइंडसेट्स दैट एग्जिस्ट रिचुअली टू प्रोटेक्ट द ईगो। हर ह्यूमन के अंदर अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली कुछ इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ये जितने भी पहले से मौजूद डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जितने भी ये बिल्ट इन डिसिप्लिन्स होते हैं, इनके बारे में बात किसने की थी? ये की थी सेगमेंट फ्राइड ने। तो सेगमेंट फ्राइड इज आवर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है विच फेज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ मोर लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, improved classification and problem solving skill and a decrease in egocentrism। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो उसकी कौन सी फेज? अच्छा, यहां पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो फेज आनी चाहिए वो इंट्यूसिव फेज आएगी, क्योंकि ये फेज डिस्क्राइब करती है कि जब एक बच्चा लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग की तरफ ज्यादा रुझान करना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि आपके पास 96 स्टूडेंट्स हैं और आप बनाना चाहते हैं 6 रोज, तो हर रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? तो 96 को 6 से डिवाइड कर दें, आपका आंसर आएगा 16। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अच्छा, क्या आप हर नंबर को डिवाइड करके देखेंगे? नहीं, इस सिलसिले में कुछ सिंपल रूल्स हैं। सिंपल रूल ये है कि अगर किसी नंबर के तमाम डिजिट्स को जमा करें और जो आपके पास टोटल आए, जो सम आए, अगर वो 3 से डिवाइड होता हो तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह यह है 2659, अगर आप इन सबको जमा कर लें 2 + 6 + 5 + 9 तो ये आपके पास बन जाता है 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22। अब जो 22 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इस तरह ये हमारे पास ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी के जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हैं। हम अपनी तसल्ली के लिए कोई एक नंबर करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2991, तो 2 + 9 + 9 + 1, अगर आप इनको जमा कर लेंगे तो ये 21 बनता है और 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30, 45 एंड 54। तो आपने इनके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, उसके लिए आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर आप 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास आएगी इस तरीके से हमने करनी होती है। 2 15s आर 30, 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि 1 सबका ही कॉमन फैक्टर है। तो 1 × 2 × 3 × 5, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप इसके सारे के सारे फैक्टर्स लिख लें। तो उसके लिए आप 30 के फैक्टर्स लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3, आप वो सारे नंबर्स लिखते जाएंगे जिनसे 30 डिवाइड हो सकता है। तो ये आपके पास इस तरह ये आ जाएंगे। इसी तरह 45 के लिए आप लिख लेंगे, 45 1 से हो जाता है, फिर 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है।
6, 7, 8 से नहीं होता, 9 से हो जाता है, 15 से हो जाता है और फिर 45 से हो जाता है। तरीकेकार क्या होता है, ये इसका बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है कि आप पहले छोटे नंबर्स को देखते जाएं। देखिए 1 30 जार 30, तो 1 और 30 दोनों आ जाएंगे। 2 15 जार, 3 10 जार, 5 6 जार। अब ये जब इकट्ठे आ गए तो इसका मतलब ये है कि ये खत्म हो गए। इसी तरह 1 45 जार, 3 15 जार, तो इसका मतलब 15 और 45 के दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अब इसका फैक्टर हो। 5 9 जार, तो इस तरीके से ये हो जाते हैं। इसी तरह 54 के लिए आप करेंगे 1 2 3, इन सारे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। 4 से ये डिवाइड नहीं होता, कंप्लीटली नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, 7 और 8 से नहीं होता, 9 से हो जाता है। 6 9 जार 54, 9 6 जार 54, तो अब आप रिवर्स करते जाएंगे। 3 18 जार 54 था, 2 27 जार 54 होता है और 1 54 जार। अब आप इसमें कॉमन देख लें, अगर आप यहाँ पर कॉमन ढूंढेंगे तो एक तो 1 सबके अंदर कॉमन है, 2 सबके अंदर कॉमन नहीं है तो 2 को इग्नोर कर देते हैं। 3 है सबके अंदर कॉमन, तो हम 3 को इंक्लूड कर लेते हैं। 5 इधर है, इधर नहीं है। 6 इधर है, जहां पे नहीं है। 9 नहीं है फर्दर, बाकी 10 15 30 ये भी कॉमन नहीं है। हमने वो देखना जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो तीनों के अंदर कॉमन है 1 एंड 3, सो दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सर्फेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव। अब पिरामिड्स आपने देखे होंगे कि ये एक ऐसी शेप होती है जिसमें एक बेस होती है और बाकी हाइट्स होती हैं। अगर बेस स्क्वायर शेप होगी तो हम उसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, और अगर रेक्टेंगुलर होगी तो हम रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। तो एक स्क्वायर पिरामिड की कितनी सर्फेसेस होती हैं? 5 सर्फेसेस होती हैं। एक तो नीचे बेस आ जाती है और फिर हर बेस से एक एक हाइट जाती है, इस बेस से, इस बेस से, सामने से भी और इधर से भी। टोटल 5 ये बनती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर पिरामिड की 5 सर्फेसेस होती हैं। सारा हैज 3 पीसेस ऑफ रिबन with lengths of 18 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यानी कि 3 पीस है रिबन के और उनकी ये लेंथ्स हैं। She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder, यानी कि बराबर काटना है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है इन पीसेस की? एक्चुअली हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, तो उसके लिए आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 18 की भी, 42 की भी और 24 की भी। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम कॉमन नंबर उसमें देख लेंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 2 21 जार 42, 3 7 जार 21, 2 12 जार 24, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। अब आप इनको लिख लें। 18 के लिए है आपके पास 2 × 3 × 3, 42 के लिए है आपके पास 2 × 3 × 7 और 24 के लिए आपके पास है 2 × 2 × 2 × 3। अब आप वो देख लें जो इन तीनों में कॉमन है, तो ये 2 तीनों में कॉमन है। इसके बाद फर्दर कोई 2 तीनों में कॉमन नहीं है क्योंकि इसके पास तो डेफिनेटली है नहीं। फिर एक 3 जो है वो तीनों में कॉमन है और ये 3 और 7 इनमें कॉमन नहीं है, तो आपके पास इनका HCF होगा 2 × 3। हमने वो प्राइम फैक्टर्स लेने हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो वो आपका आंसर आ रहा है 6। तो 6 सेंटीमीटर वो सबसे बड़ा पीस है कि अगर आप 6 सेंटीमीटर के पीस काटे हैं तो इसके भी बराबर पीस 3 पीस बन जाएंगे, इसके 7 पीस बन जाएंगे और इसके 4 बन जाएंगे और आपके पास बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है एडिशन का। आपने इसको जमा करना है 7 / 9 + 6 / 8 + 6 / 3। अगर आप इसको पहले सिंपल कर लें तो आपको आसानी रहेगी। तो 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8। अब आप इस 2 को इस 4 से नहीं कर सकते क्योंकि दरम्यान में जमा के साइन है, मल्टीप्लीकेशन के नहीं है। तो अब ये आपके पास जरा सिंपल हो गई है। ये हो गई है 7 / 9 + 3 / 4 + 2 / 1। अब आपने इसका यहाँ पे LCM लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आएगा 36। तो 9 4 जार 36, 4 7 जार 28, 4 9 जार 36, 9 3 जार 27, 1 36 जार 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब इनको सबको ऊपर वालों को जमा कर लें तो ये आपके पास बन जाता है 127 विच इज डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 60 इफ द रेशियो बिटवीन देम इज 2:3 फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर है 2x, दूसरा नंबर है 3x।
अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है बड़े और छोटे नंबर के दरमियान वो 60 का है, तो आपके पास एक्चुअली x की वैल्यू है 60। आपको अगर x की वैल्यू पता चल गई है तो 2x आपके पास 120 हो जाएगा और 3x आपके पास 180 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपका राइट आंसर है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन नंबर 9000? किसी भी नंबर में जो राइट साइड पर आपके पास जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, तो अकेला जो 9 है ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। सो 9 इज आवर राइट आंसर। The market price of a photocopier machine is 72,000. The machine was sold at 5% discount. The shopkeeper still earned a profit of 14%. Find its cost price. अच्छा, जो मार्क प्राइस है आपके पास वो है 72,000। अगर अब उस पर डिस्काउंट लिया जा रहा है 5%, तो 5% ऑफ 72,000 आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 72,000। 720 को आप 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 3600। अब अगर 3600 का डिस्काउंट दे दिया है तो सेलिंग प्राइस आपके पास आई है 72,000, यानी कि मार्केट प्राइस में से आपने माइनस करना है 3600 को, तो ये आपके पास बन जाती है 68,400। इतने में मशीन बिकी है और कह रहे हैं कि अभी भी ये मशीन 14% प्रॉफिट पे बिकी है, तो आप इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। तो आपके पास फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आपने लेना होता है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब यहां पर आपके पास ये 68,400 सेलिंग प्राइस है, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 14% है, यानी कि आपने जो कॉस्ट प्राइस है उसका 14% है, तो ये 100% के ऊपर 14% है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, तो ये 1.14 जो है इसकी ओरिजिनल प्राइस का वो आपने प्रॉफिट लिया है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये एक्चुअली यहां पर आप साइन लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का, ये वाला। और अब आपने क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस का साइन यहां पर रहने देना है। 68,400 को आपने 1.14 से डिवाइड कर लेना है। जब आप इसको 1.14 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दैट इज एग्जैक्टली 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज अ वैल्यू दैट इज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी होती है चांस, किसी भी इवेंट के होने के चांस। तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस 0% से लेकर 100% तक होते हैं। दरमियान में वो 10% पे स्टैंड कर सकते हैं, 20, 30, 40, लेकिन वो 0 और 100% के दरमियान होते हैं। तो एक्चुअली हम उसे लेंगे 0 और 1 के दरमियान, यानी कि ये यूनिट में उसकी प्राइस है, वैल्यू है। इफ an is equal to n square, find the sum of 30th and 20th term of the sequence। आपके पास कोई सीक्वेंस है और उसमें कोई भी जो n नंबर है वो असल में अपने ही स्क्वायर के बराबर है। तो अगर 13th नंबर है तो 13 स्क्वायर के बराबर है, और जो 20th नंबर है वो 20 के स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों का अगर आप सम निकालें तो आपके पास बन रहा है 569। सो 569 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड आउट करें। इफ log x for n is equal to 2। अच्छा, अब आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास ऐसे है। जब आप इसको लोगारिथम के बगैर लिखेंगे तो ये जो बेस है x, इसका ये 2 स्क्वायर बन जाएगा और ये 4/9 बराबर में आ जाएगा। आप यहां पर भी स्क्वायर रूट ले लें, यहां पर भी ले लें, ये स्क्वायर इसका खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 9 का 3 आता है। सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इज योर राइट आंसर। लोगारिथम का इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 20। फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला है a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ab प्लस bc प्लस ca।
अब आपको इसकी वैल्यू तो पता है, a प्लस बी प्लस सी की जो 9 है, तो 9 का स्क्वायर लेंगे वो 81 आएगा। आपको इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी 20 है, बस इसकी नहीं वैल्यू पता, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ये सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40 को उधर ले जाएं, तो जब 40 को उधर ले जाएंगे तो 81 में से माइनस होकर 41 रह जाएगा, तो 41 इज योर राइट आंसर। अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको फार्मूला आता हो। अगर आपने फार्मूला सही लगाया है तो सब ठीक है, वरना आप गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉइंट ए, बी एंड सी। 3 पॉइंट्स हैं, उनकी वैल्यूज दे दी गई हैं, तो हमने चेक करना है कि वो अगर ट्राइएंगल है तो किस तरह की है, और अगर ट्राइएंगल नहीं है तो क्या है। तो इनफैक्ट ये ट्राइएंगल नहीं है, उसके लिए हम ये फार्मूला लगाकर देखते हैं कि d इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये जब आप ये फार्मूला लगाकर देखेंगे तो आपके पास जब ये आप d की वैल्यू ab के लिए फाइंड आउट करेंगे और आंसर आएगा, BC के लिए पुट करेंगे और आंसर आएगा, और CA के लिए करेंगे तो और आंसर आएगा। तो ये आपके पास ट्राइएंगल नहीं निकलेगी। फिर आप इनकी स्लोप्स अगर फाइंड आउट करके देखें तो स्लोप्स फाइंड आउट करने पर आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो आपने इसके लिए स्लोप्स का फार्मूला अप्लाई करना है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये डिटेल में क्वेश्चंस हैं और ये हमने अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में अपलोड किए हुए हैं, तो हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया कि साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। साल्ट की डेफिनेशन लिखी है उन्होंने, और उसके बाद लिखा है कि कौन सा साल्ट है जो पानी में इनसॉल्युबल है। तो इन चारों में से जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये पानी में इनसॉल्युबल है, क्योंकि अगर आप इसे पानी में सॉल्व करने की, डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का, और नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉलिंग इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई। अगर आप मुख्तलिफ लाइट की रेज को आई की तरफ ट्रेस करेंगे तो उसको हम रे ट्रेसिंग का नाम देंगे। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, और इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो ये इसका हमारे पास आप कह लें कि वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम इज मेंटल। जमीन की 3 तहें हैं, सेंटर में कोर है, ये बड़ी तगड़ी तह है। इस कोर के बाहर जो सबसे बड़ी लेयर है वो मेंटल है, और मेंटल के बाहर जो एक बारीक सी तह है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो जमीन की सबसे थिक लेयर है वो मेंटल है। मेंटल का जो आप कह लें मोटाई बनती है, थिकनेस बनती है, वो 2900 किलोमीटर बनती है। Which one of the following is insulator for electricity but conductor for heat? तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो कंडक्टर बन जाते हैं। अब डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डायमंड जो है ये हमारे पास कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हीट इसमें से डेफिनेटली गुजर सकती है, तो ये हीट का कंडक्टर है। A lever is a simple machine that can be used to push or lift a heavy object। तो इनमें से लीवर की एग्जांपल कौन सी है? इनमें से लीवर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है व्हील बैरो, क्योंकि ये जो हाथ रेडी होती है जिसमें ईंटें लेकर मजदूर चलते हैं उसको घसीटते हुए, तो ये आपके पास एक लीवर की सेकंड क्लास है ये लीवर की, तो ये व्हील बैरो इसका राइट आंसर है। Which of the following didn't rule the Indian subcontinent? हम पर किन्होंने हुकूमत नहीं की? रोमन्स ने नहीं की, रोमन्स जो थे वो इस तरफ नहीं आए, तो इसलिए उनकी यहाँ पर हुकूमत नहीं बनी। बाकी अरब्स की भी है, तुर्क्स की भी है और ब्रिटिश की भी है। Who was the Afghan ruler that fought in the third battle of पानीपत? तो जो तीसरी जंग हुई थी पानीपत की वो अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टों के दरमियान हुई थी, तो अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली। What is the height of नागा पर्वत? नागा पर्वत पाकिस्तान के बहुत ऊंचे पहाड़ों में से एक है, तो 8126 मीटर इसकी हाइट है। ये इनफैक्ट पाकिस्तान का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम से पहले क्या नाम था? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम अब्दुल काबा था। आमुल हुज़्न यानी कि गम का साल, इसके बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए कहाँ तशरीफ ले गए? तो हुजूर ताइफ की तरफ चले गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कितने साल पहले पैदा हुए थे? तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तकरीबन 1400 साल पहले का है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हुजूर से 600 साल पहले का है, और आज से 2000 साल
पहले का है, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन हुजूर से 2000 साल पहले का है, तो आज से वो तकरीबन 3200 से लेकर 3400 साल पहले तक का जमाना बनेगा। लेकिन जहां पर क्वेश्चन हुजूर की आमद से पहले का है तो ये 2000 साल पहले का जमाना बनेगा। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर्म फॉर कंट्रैक्शन। हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी फॉर्म देखनी है। ही हैज रिटन अ लेटर, तो ये जो ही इज है, अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो हम इसको ही इज कहेंगे, ही हैज कहेंगे। ये असल में ही हैज है, ये ही इज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है और एक्टिव सेंटेंस है आपके पास, तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं। What defines a digraph? डायग्राफ ये होता है कि दो लेटर्स को आप कंबाइन करें लेकिन साउंड वो एक ही दें। जिस तरह SH को कंबाइन करते हैं दो लेटर्स को तो आवाज की आती है, ये सिंगल साउंड है, या CH को कंबाइन करें तो चे की आवाज आती है जो कि सिंगल साउंड है। तो दो लेटर्स को कंबाइन करें, सिंगल साउंड आ रही है, तो उसको डायग्राफ का हम नाम देंगे। Does she remember जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल? अब यहां पर है कि कौन सा आर्टिकल आना है, तो चूंकि जैकेट को स्पेसिफाई कर दिया गया है तो स्पेसिफाई जब आप करेंगे तो आपके पास आर्टिकल द आएगा। डज शी रिमेंबर द जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल? ही कंज्यूम्ड 1/4 ऑफ द केक, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क। अब ये जो 1/4 में ये जो पंक्चुएशन मार्क ये वाला लगा है, ये क्या है? इसे हम हाइफन कहते हैं। फुल स्टॉप इस तरह होता है, कॉमा इस तरह होता है, और जो कॉलन है वो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है द ट्रेल इज डैश देन द वन वी टुक बिफोर। अब ट्रेल रास्ता है किसी भी जगह की तरफ जाने का, तो ये ट्रेल अब क्या है? लॉन्ग है तो लॉन्ग, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हैं और किसी एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सबके साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये आपके पास होगा दिस ट्रेल इज लॉन्गर। द स्मॉल गार्डन इज देयर्स, तो यहाँ पे आपने देयर्स को अंडरलाइन किया है, तो देयर्स क्या है? ये आपके पास पोजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन की, कि ये छोटा सा बाग उनका है। What बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन वो होता है जिसमें आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करके नाउन बनाते हैं, जिस तरह टूथ पेस्ट, तो ये एक कंपाउंड नाउन है। विच अमंग दीज इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली ऑर्डर दिया जाता है, तो फिनिश योर होमवर्क, ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। Someone has taken away my wallet, तो यहाँ पे ये आप इसको चेंज करेंगे इसकी वॉइस को, तो my wallet has been taken away। अच्छा, अगर इसके बाद यहाँ पर फर्दर लिखा जाता by someone वगैरह तो वो एक इजाफी चीज थी, अदरवाइज यहाँ तक आपका ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Find the value of k if 2 is a zero of the polynomial 2x4 plus x cube plus kx square minus 8। अब यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस ये बन रही है कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, इस तरीके से हम इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, तो इसमें कहते हैं कि 2 इज अ जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 2 लिखेंगे ना, तो ये पोलिनोमियल जो है वो आपके पास 0 के बराबर आएगा। तो हम हर जगह x की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं और उसे 2 करके लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस k 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 8 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां पर 2 की पावर 4 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 2 की पावर 3, ये 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4k माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गया 32 प्लस 8 प्लस 4k माइनस 8, इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 32 और 8 ये आपके पास बन जाता है 40 में से 8 को माइनस करेंगे 32, यानी कि माइनस 8 और प्लस 8 आपस में कैंसिल हो गया, 32 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। आप 4k को इधर रहने दें, 32 उधर जाके माइनस 32 हो जाएगा, 4 को दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -8। सो -8 इज राइट आंसर। क्वेश्चन की सेंस ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के बराबर होगा अगर आप x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करें, तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा। इफ tan थीटा इज स्मॉलर देन 0 एंड cos थीटा इज लार्जर देन 0, नेम द क्वाड्रेंट इन विच एंगल थीटा लाइज।
अच्छा, अब ये आपके पास tan थीटा इज स्मॉलर देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों आपके पास जो कंडीशंस हैं ये मीट करती हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ये आपके पास राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम आएगी। नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, रेडियस की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये आपके पास 30 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू है। नेक्स्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही हो लेकिन वो सेंटर से ना गुजरे, तो ये डायमीटर से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके पास कॉर्ड है और ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। और नेक्स्ट है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमने ये वाली चीज इसकी फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसको इस तरीके से यहां पे ड्रा कर लेते हैं अगेन। ये हमारे पास हमारा रेडियस आ गया। रेडियस हम किसी भी साइड पर ले सकते हैं इसका, और जो कॉर्ड की लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने ले ली है। तो डी आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस आ गया आपके पास वो आ गया 30 सेंटीमीटर। आपने लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है, तो आपके पास जो फार्मूला है वो रेडियस के अगेंस्ट अकॉर्डिंग लग जाएगा। हम रेडियस इस तरीके से ले लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपरली ट्राइंगल भी इसकी बन जाए। तो जब आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डी 10 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी कंप्लीट, आधे कॉर्ड की x आएगी, पूरे कॉर्ड की 2x आ जाएगी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे फिथागोरस वाला, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डी की वैल्यू आपके पास 10 है तो वो 100 आ जाएगा, एल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, आर 30 है वो 900 आ जाएगा। तो लेंथ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800। अब आपने इस साइड पर इसका स्क्वायर रूट लेना है, इस साइड पर इसका स्क्वायर रूट लेना है, आपके पास आ जाएगी इसकी लेंथ यानी कि x की वैल्यू। अब आप 800 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास पूरे कॉर्ड की लेंथ आ जाए, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है वो ये है कि एक सर्कल में जो रेडियस होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ कोई भी डिस्टेंस होता है तो इसे आप रेडियस कह लेते हैं, जबकि जो कॉर्ड होता है वो आपके पास कोई ऐसा पॉइंट होता है जो गुजर रहा हो, दो पॉइंट्स को मिला रहा हो लेकिन सेंटर से ना गुजर रहा हो। तो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास इसकी वैल्यू है, आपके पास इसकी वैल्यू है, आपके पास इस पूरे की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप पहले इस हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वाइडन द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह रहे थे लेकिन कुछ तहरीकें चली जिनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए, इनके दरमियान इख्तलाफात नुमाया हो गए। तो उनमें हिंदुओं की तहरीकें थी शुद्धि और संगठन की तहरीकें। शुद्धि तहरीक थी कि लोगों को वापस हिंदू मजहब की तरफ लौट जाना चाहिए, और संगठन तहरीक ये थी कि हिंदुओं को इकट्ठे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ अज्यूम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बाय ओवरथ्रोइंग नवाज शरीफ। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करके हुकूमत संभाल ली थी। तो ये दिन था 12 अक्टूबर 1999। विच हाईवे इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉपरेशन। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो हाईवे बनाई थी या बनाई है, दैट इज कराक्रम हाईवे। Which of these minerals is used in energy production and found in Pakistan? पाकिस्तान में हम तारों के लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं। ये पाकिस्तान में मिल भी रहा है, कोयला पाकिस्तान से हम निकालते हैं। When did British Prime Minister declare to transfer powers to Indians? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान दिया था, जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि जो पावर्स हैं वो इंडियंस को ट्रांसफर कर दी गई थी। इन द पास्ट हाउ वाज सोलर एनर्जी कंसंट्रेटेड टू प्रोड्यूस हीट। तो स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज का यूज करके सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट किया जाता था और हीट के तौर पर यूज किया जाता था। मौलाना मुफ्ती महमूद रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट हुज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस। तो मुफ्ती महमूद ने सिकंदर मिर्जा और नवाज शरीफ इनके खिलाफ अपनी वॉइस जो थी वो रेज की थी।
तो ये मौलाना मुफ्ती महमूद का ज़माना काफ़ी पुराना बनता है, ये इनफैक्ट होना चाहिए अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा, इसको हम रीकंसिडर इसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आफ्टर द फेल्ड वॉर ऑफ 1857 हु टुक ओवर कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 की जो जंग थी वो जीती थी और यहाँ के लोगों के लिए ये एक फेल्ड वॉर थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल संभाल लिया था इंडिया का। Which organization's rule ended in 1858 after Wood's dispatch? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया था और बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई थी। Who established मदरसा रहीमिया इन दिल्ली? तो शाह वलीउल्लाह ने मदरसा रहीमिया की बुनियाद रखी थी दिल्ली में। तो यहाँ पर इस पेपर की पार्ट 1 की डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। जिस तरह के आपको शुरू में गाइड किया कि जिनका पेपर अभी रहता है और अभी होना है और वो देखना चाहते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से तैयार करें, इसका स्टडी मटेरियल उनको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल हासिल कर सकते हैं। पार्ट 1 हम अपलोड करने जा रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 डिस्कस होगा और वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तमाम पेपर्स देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।